So can you see the screen now once again? Yes. Yes, sir. चलिए, ये बात मैं आपसे बता रहा था कि न्यूटन के बारे में सुन लिया आपने, लेकिन ये न्यूटन की थ्योरी बहुत दिन तक जो है तो वर्क में नहीं रही। उसके बाद जो है 1700 सदी के आखिर में जो है तो हाइजिन्स नामी साइंटिस्ट ने अपना खुद का मकौला दिया, उसने अपना एनालिसिस रखा। हाइजिन्स थ्योरी पढ़ के आए होंगे आप। मैं अभी जो रिपीट कर रहा ऑलमोस्ट आपका 11, 12 और 10 का ही रिपीट कर रहा हूँ। खाली इंटरफेरेंस क्या चीज है मैं आपको बताना चाह रहा। अगर आपको मालूम है तो मैं अपन डायरेक्ट आगे चले जाएंगे। मालूम है क्या? नहीं सर। चलिए, तो इंटरफेरेंस क्या है? तो अपन लाइट के बारे में बात कर रहा था मैं कि लाइट के ताल्लुक से न्यूटन के कानून समझ में आ गया। न्यूटन की थ्योरी ने क्या बोली कि लाइट छोटे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, छोटे छोटे पार्टिकल की बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और रे की शक्ल में करती। ये चली बात 1700 सदी तक। देन आफ्टर दैट वन, आफ्टर न्यूटन, scientist Huygens has given his idea that light is not in form of particle. Light does not travel in form of the ray from one position to another position or from one place to the another place in the medium, but according to the scientist Huygens, light travels in form of the wave. क्या बोला है? तो इस वास्ते हाइजिन्स की थ्योरी को हाइजिन्स वेव थ्योरी भी बोलते। समझ में आया आपके? उसने क्या बोला कि लाइट रे की शक्ल में नहीं जाती, बल्कि लाइट काय की शक्ल में जो है तो एक जगह से दूसरी जगह जाती इन फॉर्म ऑफ वेव। इन फॉर्म ऑफ वेव तो ऐसी रहती। उर्दू में आप उसको मौज बोलते शायद, बराबर है? हाँ सर। यस सर। यस। लाइट इज इन फॉर्म ऑफ वेव। ये किसने बोला पहली बार? हाइजिन्स। फिर बाद में और उसके ऊपर बाद में बैक्सियस ने कुछ बोला कि भाई ये वेव भी नहीं है, बल्कि बाद में प्लैंक्स ने बोला कि ये खाली वेव नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कि जब लाइट जो है तो इसमें से पास हुई तो ऐसा होता वैसा। तो तफसीलात है, वहां तक अब मैं नहीं जा रहा हूँ। खाली आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइट के नेचर और लाइट का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के ताल्लुक से मुख्तलिफ वक्त में, मुख्तलिफ औकात में, in the different period of time, different scientists have given their ideas. But first idea was given regarding the nature and propagation of light in the 16th century, whereby the Newton, and according to the Newton, light is in form of particle. It moves in a straight line in form of the ray. Later on, the scientist Huygens has given his idea, and according to the Huygens, light moves in form of light is in form of particle, no doubt, but according to him, light moves from one place to another place in form of the wave, isn't it? Therefore, light is considered as a wavy nature. Light is considered as a wavy nature. फिर बाद में डी ब्रॉगलीज ने काम किया, उसने बोला कि नहीं, खाली वेव की शक्ल में नहीं है बल्कि पार्टिकल की भी शक्ल में है और वेव की शक्ल में भी है। खैर अलग अलग चीजें आई। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि हाइजिन्स के रूल के हिसाब से लाइट जो है जब ट्रैवल करती तो लाइट किसकी बनी हुई है, किसकी शक्ल में जाती? लाइट वेव की शक्ल में जाती, और वेव ऐसी रहती। आप इसको मानते, ये बराबर है, उतारा मैंने वेव। यस सर। अब ये वेव में ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोलते क्रिस्ट। उर्दू में अगर आप याद करते होंगे, अगर आप उर्दू मीडियम से आए होंगे तो नशेब व फराज बोलते। करेक्ट? साथ की उर्दू अच्छी है, अच्छा लिखता होने जरा, साथ राइटर है उन्हें, बराबर है। नशेब व फराज। नशेब नीचे वाले हिस्से को बोलते, फराज ऊपर वाले हिस्से को बोलते। इंग्लिश में उसको क्या बोलते? क्रिस्ट एंड ट्रफ। ये यानी कि ये मैक्सिमा, और भी उसको शार्ट उसमें बोलने का तो ऊपर वाले को मैक्सिमा, नीचे वाले को मिनिमम। मैक्सिमा, मिनिमा, क्रिस्ट एंड ट्रफ। उर्दू में नशेबो फराज। ठीक है, सारी बात समझ में? चलूं आगे? यस सर। चलिए, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट हाइजीन्स, when there are the two light waves, जब दो लाइट वेव्स रहेंगे, निकलेंगे वो एक मुकाम से। Just a minute, another some problem is there, I think I will call you.
So sorry for disturbance. चलूं बराबर आगे फिर अब तो चलूं साथ आगे। यस सर। तो अब क्या बोल रहा, जब हाइजिन्स ने बोल दिया कि लाइट जो है तो वेव की शक्ल में है, तो जब दो वेव्स एक ही मीडियम में आगे जाएंगे तो क्या होगा? When the two waves traveling through the medium in the same medium and when they are having some, समझो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये है S1 सोर्स ऑफ लाइट और ये है S2 सोर्स ऑफ लाइट। दोनों भी क्या करेंगे? लाइट वेव इमिट करेंगे। यहाँ से लाइट निकली हुई ऐसी जाएंगी, बराबर है। यहाँ से लाइट निकली वो कैसी जाएंगी? उन्हें वैसी जाएंगी, है क्या नहीं? लेकिन यस सर। ये दोनों लाइट रेस के दरमियान अगर थोड़ा सा पाथ डिफरेंस है, मतलब ये निकल रही मिसाल के तौर पर यहाँ के बजाय ये अगर यहाँ से निकल रही यहाँ, तो दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस आया कि नहीं? रास्ते का फर्क। दोनों पैरेलल नहीं निकल रहे बल्कि दोनों के दरमियान कुछ तो भी रास्ते का फर्क है। तो हाइजिन्स क्या बोलता है कि दोनों वेव जब एक मीडियम में दो वेव ट्रैवल करेंगे और दोनों के दरमियान जब पाथ डिफरेंस रहेगा तो ये कुछ दूर तक जाने के बाद सीधे नहीं जाएंगे बल्कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के ऊपर। समझ में आ रही बात? क्या ओवरलैप हो जाएंगे। और ये एक दो वेव्स का, कौन से दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे? जिनके दरमियान पाथ डिफरेंस रहेगा। मतलब आम अल्फाज में अगर मैं बोलूं, दो लोग अगर सेम एक जगह से भाग रहे तो सीधा भागेंगे आखिर तक हो, लेकिन एक आगे और एक पीछे गया तो क्या बोला? थोड़ी देर के बाद बहुत देर तक तो सीधा जाएंगे, लेकिन फिर कुछ देर के बाद एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो ये जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में क्या होगा जी? कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे वहां पे पहले का क्रिस्ट दूसरे के क्रिस्ट के ऊपर आ जाएगा, पहले का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर आ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले का ट्रफ दूसरे का क्रिस्ट, दूसरे का क्रिस्ट पहले का ट्रफ, ऐसा भी हो सकता है। बराबर है क्या? समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यस साथ सना। Yes, sir. यस। तो बात ये चल रही कि इफ द क्रिस्ट ऑफ, पहली बात तो ये दोनों वे एक दूसरे के ऊपर कब ओवरलैप होंगे? कभी भी क्या? नहीं सर, पाथ डिफरेंस। जब इनके दरमियान पाथ डिफरेंस रहेगा तभी छूंगे। ये तो पहली कंडीशन है, पाथ डिफरेंस रहना, उनको फेस डिफरेंस रहना, तब जाके एक दूसरे के ऊपर आएंगे। चलो आए, एक दूसरे के ऊपर आने के बाद कुछ पॉइंट इनके ऊपर आते वक्त क्या रहेगा? कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे जब पहले का क्रिस्ट उसी मुकाम पे रहेगा जहां दूसरे का क्रिस्ट है। ऐसा ये पहले का क्रिस्ट तो ओवरलैपिंग होगा दूसरे का भी क्रिस्ट, पहले का ट्रफ तो उसी पॉइंट के ऊपर दूसरे का भी ट्रफ। मतलब ये पूरा उजाला उजाला तो ये पूरा अंधेरा अंधेरा। समझ में आएगा? तो ये दो वेव्स का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, ये दो वेव्स का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना पाथ डिफरेंस रहते वक्त, इट इज कॉल्ड एज सुपर इम्पोजिशन। इसको और क्या नाम से पुकारते? सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन। ये दोनों सुपर इम्पोज होने के बाद ये जो बना क्या स्ट्रक्चर ऐसा, ये क्या है? ये पहली वेव थी, ये दूसरी वेव थी, दोनों ने मिलकर ये रिजल्ट ये ऐसा आया कि नहीं पैटर्न? ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, थोड़ी देर के बाद जब दोनों वेव मिले तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना। बराबर है? ये जो बना स्ट्रक्चर, ये जो पैटर्न बना, इट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। इट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस पैटर्न किसका नतीजा है? Overlapping of two waves. Overlapping of the two waves या superimposition of two waves give rise to interference, give rise to interference। और जो पैटर्न मिलता, that pattern is called as interference pattern। Have you understand all of you? Yes, sir. Yes, sir. Got it now. And now, अब जब हम बोल रहे हैं कि कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे कि पहले का क्रिस्ट दूसरे के क्रिस्ट के ऊपर रहेगा, पहले का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर रहेगा, ऐसा भी हो सकता। जब ऐसा होगा, पहली बात तो एक दूसरे के ऊपर आना क्या कहलाया? इंटरफेरेंस, सुपर इम्पोजिशन भी बोलते हैं। और अब यहाँ उसको क्या नाम दे रहे? सुपर इम्पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। एक दूसरे के ऊपर आ जाना इंटरफेरेंस कहलाया, ठीक है। लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर आए, लेकिन ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न मिला कि पहले का क्रिस्ट बिल्कुल दूसरे के क्रिस्ट के ऊपर है, पहले का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर है, तो उस वो भी इंटरफेरेंस है, लेकिन दैट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
समझ में आई बात? Yes, sir. दो वेव्स मिले, लेकिन मिलते वक्त हुआ यूं कि पहले का क्रिस्ट दूसरे के क्रिस्ट के ऊपर आ गया, पहले का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर आ गया, तो वो भी इंटरफेरेंस ही है, लेकिन वो इंटरफेरेंस क्या नाम से पुकारा जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? पहले का क्रिस्ट दूसरे के क्रिस्ट पे आएगा और पहले का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आएगा। ट्रफ पे किसको बोलते हैं हम? मैक्सिमम लाइट को। ट्रफ किसको बोलते हैं हम? मिनिमम लाइट। तो क्या होगा? पहले का भी मैक्सिमम दूसरे का भी मैक्सिमम एक जगह आ गए, पहले का मिनिमम दूसरे का मिनिमम एक जगह आ गए, तो क्या होगा जी? ये पूरा डार्क हो जाएगा, ये पूरा ब्राइट हो जाएगा। यानी कि आपको जब स्पेक्ट्रम जब दिखेगा, पट्टे दिखेंगे हरे पीले या डार्क पट्टा नीला पट्टा, तो आपको जो है तो बिल्कुल ऐसा डार्क पट्टा लाल पट्टा, डार्क पट्टा लाल, क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा। कब हुआ ऐसा? जब ओवरलैपिंग हुई, और ओवरलैपिंग में भी क्या हुआ? पहले का क्रिस्ट दूसरे के क्रिस्ट के ऊपर सुपर इम्पोज होते वक्त अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनी? पहले का क्रिस्ट दूसरे के क्रिस्ट के ऊपर, और पहले का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर आया, नतीजतन लाइट वहां पे कैसी रहेंगी? अच्छी रहेंगी भाई। इसका भी मिनिमा इसका भी मिनिमा, यानी जब दो मैक्सिमा मिले, तुम्हारे 4 रुपये, तुम जिसको मिले उसके 4 रुपये, 4 और 4 8 रुपये, अपना के नहीं, तो वहां लाइट ज्यादा रहेंगी कि कम रहेंगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो उसको बोलते ब्राइट फ्रिंज। उसको क्या नाम से पुकारते? और एक नाम है ब्राइट फ्रिंज, या उसको दूसरा क्या नाम है उस इंटरफेरेंस को? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ गया आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुम्हारे? यस सर। चलिए, जरूरी नहीं अब ये कब होगा इसकी कंडीशन भी हम आपको बताते, क्योंकि इंटरफेरेंस होता कब, इंटरफेरेंस को जिम्मेदार कौन है, की फैक्टर कौन है, कब हमेशा इंटरफेरेंस होगा क्या? दो वेव्स का, दो वेव सीधा जा रहे, जरूरी है कि वो हर वक्त एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे? नहीं। कब होंगे? जब दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस रहेगा। कंपलसरी की फैक्टर क्या है भाई? व्हाट्सएप आपने को देखने को मिलेगा कब? जब तुम्हारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है कि नहीं? व्हाट्सएप है, एंड्रॉइड मोबाइल है कि बाबा? दिखता है? सारे डब्बे में दिखता व्हाट्सएप? तो वही बोल रहे कि इंटरफेरेंस दिखेगा कब? जब दो वेव्स रहेंगे। दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस के वास्ते। क्या होना? पाथ डिफरेंस होना। और क्या होना? पाथ डिफरेंस तो कितना रहेगा? 2 वेव्स। हाँ, कम से कम 2 वेव्स होना। सिंगल वेव का इंटरफेरेंस नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात आपके? ये मैं इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ अभी, पूरा आर्टिकल वाकई है। समझ में आ गई बात आपके मैं क्या कह रहा हूँ? आयो ऑल ऑफ यू हैव गॉट? Yes. Yes, sir. The two light waves, and they possess the some path difference. They overlap to each other. They superimpose to each other, and this superimposition of the two waves is called as interference. Now, when these two waves superimpose to each other, then at some point, crest of one coincide with the crest of other, and trough of one is coincide with the trough of other. And as a result of this, what happened? Constructive interference is formed. Sometimes crest of one is coincide with the trough of other, and trough of one is coincide with the crest of other. This is also happened, isn't it? Then at that time destructive interference is formed. पहले की लाइट है, एक ही पॉइंट के ऊपर पहले का उजाला है, दूसरे का अंधेरा है, नतीजतन क्या रहेगा? बहुत ज्यादा लाइट रहेगी, उजाला रहेगा वहां? नहीं सर। एक का मिनिमा एक का मैक्सिमा है, तो वहां की लाइट उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दूसरे अल्फाज में डार्क फ्रिंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम की लैंग्वेज में अगर हमको बात करने की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ब्राइट फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डार्क फ्रिंज भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात?
भाई ये डार्क मतलब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब फॉर्म होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब फॉर्म होगा, उसकी भी कंडीशंस रहेंगी, उसकी भी कंडीशन रहेंगी। क्योंकि इंटरफेरेंस फॉर्म करने में पहले तो क्या कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट, कि दो वेव्स रहना और दोनों के दरमियान डिस्टेंस रहना, डिफरेंस पास रहना। अब अगर वो पाथ डिफरेंस सिंपल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, पाथ डिफरेंस कितना है, सिंपल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ मालूम है कि जी तुमको क्या एक्सप्लेन करूं? मालूम है, किसको किसको मालूम है मालूम नहीं है? मालूम है सर। मालूम है, साथ मालूम है। उर्दू में वेवलेंथ को बोलते हैं तुले मौज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बोला कि ये क्या है, बोला वेव बोला ना मैंने, वेव किसकी Yes, बनी sir. हुई है बोला? मेरी पार्टिकल। हाँ, पार्टिकल की तो बनी हुई है, लेकिन वेव को क्या रहता, क्रिस्ट और रहते। बोला ना अभी मैंने आपको। तो Yes, sir. क्रिस्ट और ट्रफ जब ये रहते हैं तो दो मुतवातिर क्रिस्ट और ट्रफ के दरमियान के फासले को बोलते हैं आप क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। वेवलेंथ। ये देखो ये ऐसा है क्या, ये क्या है के तौर पर ये क्रिस नंबर 1 और ये क्या है क्रिस नंबर 2, ये ट्रफ नंबर 1, ये ट्रफ नंबर 2। तो दो कंटिन्यू मुतवातिर प्रोग्रेसिव क्रिस के दरमियान का फासला, या नहीं तो ट्रफ के दरमियान के फासले को क्या बोलते हैं आप? वेवलेंथ बोलते। उसका सिंबल उमूमन जो इस्तेमाल किया जाता है वेवलेंथ बताने के वास्ते वो क्या है? लैम्बडा। इट इज लैम्बडा है। समझ में आ गई बात आपके? तो आपको ये बता रहे कि दो मुतवातिर वेवलेंथ के अगर पाथ डिफरेंस अगर सिंपल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ अगर रहा तो उस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। पाथ डिफरेंस तो होना, लेकिन पाथ डिफरेंस कितना रहना? सिंपल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ दी वेवलेंथ। देखो ये वेव्स है, ये वेव्स और ये वेवलेंथ के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है? सिंपल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ बोले तो n लैम्बडा। यहाँ कितना है पाथ डिफरेंस? एक वेवलेंथ के उतना है। यहाँ कितना है? एक वेवलेंथ के उतना। यहाँ एक वेवलेंथ के उतना है। यहाँ दो वेवलेंथ, यहाँ 3। यानी कि सिंपल अगर दो लाइट वेव्स जो इंटरफेरेंस फॉर्म कर रहे उनके दरमियान अगर पाथ डिफरेंस 0 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं के लैम्बडा 0 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा यानी कि सिंपल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ रहा तो उस वक्त कौन सा इंटरफेरेंस फॉर्म होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको दूसरा नाम क्या है और क्या बोलते हैं आप स्पेक्ट्रम की लैंग्वेज में? ब्राइट फ्रिंज। समझ में आया कि तीनों चारों को? यस सर। चलिए यस। दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कभी कभी क्या होगा बोले पहले का क्रिस दूसरे के ट्रफ के ऊपर, पहले का ट्रफ दूसरे के क्रिस के ऊपर आएगा। तो ये कब मुमकिन है बोले? इसकी भी एक कंडीशन है, when the path difference between the two light waves is equal to odd multiple of half of the wavelength। कितना रहेगा? पहले सिंपल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ था n लैम्बडा, लेकिन अगर पाथ डिफरेंस कितना है? ऑड। ऑड बोले तो क्या जी? 3 5 7। ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ दी वेवलेंथ यानी कि डेल्टा पी पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा बाय 2। n लैम्बडा बाय 2 यानी और अच्छा अल्फाज में बोलने का तो 2n + 1 लैम्बडा बाय 2। 2n में अगर मैं 0 पकड़ूं n तो कितना हुआ ये? n अगर मैंने 0 पकड़ा तो कितना होगा? 2 × 0 0 1 लैम्बडा बाय 2। या नहीं तो फिर दूसरा अगला n = 1 पकड़ा मैंने तो क्या होगा? 2 1 2 2 और 1 3 3 लैम्बडा बाय 2। आगे की टर्म क्या होंगी? 5 लैम्बडा बाय 2। आगे और पकड़े तो 7 लैम्बडा बाय 2 और आगे पकड़े तो 9 लैम्बडा बाय 2।
लैम्बडा बाय 2 का कितना मल्टीपल आ रहा? 1, 3, 5, 7। तो कैसे है ये लकड़ी? ऑड तो क्या बोल रहा? ऑड मल्टीपल ऑफ किसका? ऑड मल्टीपल किसका रहना? 1/2 ऑफ हाँ, लैम्बडा क्या है इसमें वेवलेंथ, उसका आधा कितना हुआ? यासिर, लैम्बडा बाय 2। हाँ, तो लैम्बडा बाय 2 का कितना रहना? 1 लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा बाय 2। ऐसा अगर वेवलेंथ रही तो उस वक्त फॉर्म होने वाला इंटरफेरेंस कौन सा इंटरफेरेंस रहेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फ्रिंज कौन सी रहेंगी? अगर फ्रिंज के अल्फाज में बोलने का तो डार्क फ्रिंज। इतना समझ में आ गया कि आप सबको अच्छे से? यस सर। क्या मुश्किल ज्यादा मेरा बताया हुआ? मेरी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं सर। चलिए, नहीं समझ सर। में आ गया। चलिए, इतना समझ में आ गया पढ़ने का अपने को। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ये तीनों टर्म समझ में आ गए कि तुम्हारे? इंटरफेरेंस, यस सर। इंटरफेरेंस, यस सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वक्त वेवलेंथ क्या होना जनरल, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वक्त वेवलेंथ क्या होना, समझ में आ गया? n लैम्बडा यस सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वास्ते जनरल में, और 2n + 1 लैम्बडा बाय 2 या ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ इन केस ऑफ डार्क फ्रिंज। चलिए, अब एक और एक टर्म मैं आपको बता के पीरियड रुकाता हूँ। थीन फिल्म। थीन फिल्म किसको बोलते हैं? सुनेंगे जी थीन फिल्म कभी ये लफ्ज? नहीं सर। थीन फिल्म बोले तो कुछ नहीं है, दो सरफेस पैरेलल। मिसाल के तौर पर दो सरफेसेस रहेंगे, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस। आपने वो देखेगा जी, अपना ब्लड लेते देखो दवाखाने में, आप जाते हैं तो हाथ को मारते, ब्लड लेते, कांच किसके ऊपर रखते? एक छोटा सा कांच की गिलास की पट्टी दिखती है आपने? यस। उसके ऊपर बाद में और एक कांच की पट्टी रखता हो ब्लड के ऊपर। यस। समझ में आया क्या? नीचे भी एक कांच की पट्टी और एक ऊपर कांच की पट्टी। दोनों सरफेसेस कैसे है? एक दूसरे को पैरेलल है, और बीच में कौन है? ब्लड है। तो दो पैरेलल सरफेस है जो दो मीडियम को अलग अलग करते हैं, इट इज कॉल्ड एज थिन फिल्म। समझ में आया तुम्हारे? थिन फिल्म इज नथिंग बट इट इज व्हाट? टू सरफेसेस केट पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटिंग टू मीडिया। मिसाल के तौर पे आपने टेबल के ऊपर आपने देखे होंगे पेपर वेट रखा हुआ रहता है। कुछ ऑफिसों में, बड़े बड़े लोगों के ऑफिस में एक पेपर वेट रहता, उसके अंदर देखो अंदर मछलियां वो तैरते देखो, देखिए कैसा आपने? या कुछ तो भी रहता है आपने ऐसा करके देखे तो अंदर, उसके अंदर कौन सा मीडियम है? लिक्विड मीडियम, और बाहर एयर मीडियम। देखिए मीडियम को कौन अलग करे? दो सरफेसेस ने। तो ऐसे दो सरफेसेस काहे की भी बने हुए हो, ऐसे दो सरफेसेस जो दो मीडियम को अलग अलग करते, उसको क्या नाम से पुकारने का हमने? फिल्म बोलने का। उसको क्या नाम से पुकारने का? फिल्म। और दोनों सरफेसेस के दरमियान जो फासला है वो अगर कम है, कितना है? बहुत मुश्किल 10⁻³ सेंटीमीटर का है, तो सच टाइप ऑफ फिल्म इज कॉल्ड एज द थिन फिल्म। थिन के लफ्ज मायने दुबले के, मतलब अगर हम जो पहली सरफेस इतनी और दूसरी सरफेस इतनी, तो ये थिन फिल्म हुई क्या? थिन फिल्म कब रहेगी? जब दोनों के दरमियान फासला कम रहेगा, और वो भी कितना रहेगा? बहुत मुश्किल 10⁻³ mm। ऐसे दो सरफेस दूसरे को, अब अच्छा वो दोनों सरफेस ऐसे रखे रहना, ज्यादा करके पैरेलल रहना या टच में तो रहना। जैसे मिसाल के आपको मैंने उतारा, देखो यहाँ दिखा आपको? दिख रहा है? ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, और ये दोनों बीच में उनके मीडियम, फिर वो एयर मीडियम हो, वाटर मीडियम हो, कौन सा भी मीडियम हो, तो इसको क्या नाम से पुकारने का? इसको क्या बोलेंगे? दोनों के दो सरफेस के मजमूए को क्या पुकारेंगे अपन? थिन फिल्म। और अगर उनका थिकनेस कम रहा, आगे बात समझ, थिन फिल्म डेफिनेशन समझ में आ गया? थिन फिल्म बोलते हैं आपके थोड़ा थोड़ा दो सरफेसेस, उनके अंदर एक मीडियम और बाहर एक मीडियम। इसकी एक प्रॉपर्टी सुन लीजिए। थिन फिल्म की प्रॉपर्टी क्या है? ये थिन फिल्म की प्रॉपर्टी ये है कि जब इनके ऊपर जब कोई लाइट आकर गिरती, लाइट रेज आकर गिरते, तो लाइट का क्या करते? रिफ्लेक्शन भी करते और ट्रांसमिशन भी करते। समझ में आई क्या बात? जब ये थिन फिल्म के ऊपर, देखिए ये थिन फिल्म है क्या? थिन फिल्म समझ में आ गया आपको? अब ये थिन फिल्म की खासियत ये है, बोल रहे थिन फिल्म की प्रॉपर्टी ये है
कि जब ये थीन फिल्म के ऊपर जब ऐसी लाइट आकर गिरेंगी, गिरी ना, ये लाइट है, ये लाइट रे है ना ये, तो क्या करता थीन फिल्म, पार्ट की आई हुई लाइट रे थोड़ी रिफ्लेक्ट होती, बाकी की ट्रांसमिट होती, थोड़ी रिफ्लेक्ट होती और बाकी की ट्रांसमिट। तो लाइट, तो थीन फिल्म की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी खुसूसियत क्या है कि वो लाइट का रिफ्लेक्शन भी करती है और ट्रांसमिट। और इसके ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट करने की वजह से एक रेस के 2-3 रेस बन जाते। एक रे आई थी लेकिन कितने बन गई, रिफ्लेक्टेड की वजह से 2 बन गए कि नहीं, थोड़ी देर के लिए। हाँ, अगर एग्जांपल में बोलूं मैं, तो यहाँ पर भी 2 बनते, इधर भी 2 बनते, ठीक है। और ऐसी सूरत में एक रेस के कितने रेस बने, 2 बने। और जब 2 बने और इनके दरमियान अगर पार्ट डिफरेंस है तो ये क्या फॉर्म करेंगे, अभी पढ़ क्या है कि 2 रेस है और उनके दरमियान पार्ट डिफरेंस रहा तो हाँ, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करेंगे, इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे। समझ में आई क्या बात? तो होता ये है, आपने भी ये चैप्टर में ये पढ़ना है कि थीन फिल्म के ऊपर जब लाइट रे गिरती तो लाइट का ट्रांसमिशन भी करते हैं और रिफ्लेक्शन भी करते हैं, और इसकी वजह से लाइट इंटरफेरेंस फॉर्म होता, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट और इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। समझ में आई के बाद? ये ऐसी थीन फिल्म रहती है इसकी लाइट के लिए, तो ट्रांसमिशन भी होता और रिफ्लेक्शन भी होता। समझ में आ गई बात? तो हमारे अगले आर्टिकल क्या है, स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द थीन फिल्म, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट ड्यू टू ट्रांसमिशन। समझ में आ गया आपके? समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes. Thank you for joining me. Have a nice time. Inshallah, we will meet tomorrow at the same time. Please inform to the other. Okay, inshallah. Nice time. Next up. Yes, sir. Oh. Yes, sir.